नमस्कार दोस्तों, एस्कान क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जो है इस वीडियो के माध्यम से राजस्व लेखपाल परीक्षा प्रथम पाली जो 13/9/2015 को हुई थी उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसमें 100 क्वेश्चन हैं 25-25 करके। तो शुरू में जो है 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं। तो देखते हैं, आप लोग क्या करिए, कापी कलम लेके बैठिए और हमारे साथ साथ जो है आप भी परीक्षा को दीजिए और देखिए आपके जो है 100 में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन। देखिए, हिंदी पहले भाग में है तो इससे 25 क्वेश्चन हो गए। देखते हैं आपके जो है 25 क्वेश्चन में से कितने सही होते हैं आपके। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कारक आपको ढूंढना है। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन भी है। आप जो है अपने कापी पर टिक लगाते जाइए और हम जो इसका आंसर बताते जा रहे हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन भी है इसमें, तो आप डिस्क्रिप्शन भी देखते जाइए। देखिए, सी वाला ऑप्शन सही होगा, अधिकरण कारक। ठीक है, तो कौन सा जो है डिस्क्रिप्शन के अनुसार देखिए क्यों हो रहा है अधिकरण कारक, तो देश और काल समय अधिकरण कारक होते हैं। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में जो है जो आपका क्वेश्चन सेंटेंस दिया गया था उसमें समय दर्शाया गया था। ठीक है, अतः ये अधिकरण कारक होगा। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो उदय शब्द का विलोम शब्द आपसे कहा गया है छांटने के लिए। तो उदय शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। ठीक है, लाल, भाषित, अस्त। तो विलोम उदय का होता है निकलना या उदय होना, तो जो है उसका उल्टा क्या होगा, अस्त होगा। ठीक है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि उदय का विलोम जो है अस्त होता है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। चारों ऑप्शन देखिए, फिर जो है आप भविष्य काल बताइएगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पर या, था, हूँ ये सब नहीं होगा क्योंकि हमको भविष्य काल बताना है। तो गा गे होना चाहिए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो रहा है। पहला ए सही हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, देखिए ए दिया है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, यह भविष्य काल का है। ठीक है, और जो है बाकी के देखिए जो आप अब दिए गए थे आपके बी और सी, ये दोनों भूतकाल के हैं, और जो डी है वो वर्तमान काल का सेंटेंस है, वाक्य है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 से 5 में क्या कहा गया है कि 4 और 5 में लिखित लोकोक्ति मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, ऊँट के मुँह में जीरा। ठीक है, तो ऊँट के मुँह में जीरा जो है इसका सही अर्थ बताना है आपको। तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दिखाई देना, बड़े प्राणी को और बड़े प्राणी का भोजन बनना नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो ए सही होगा। ठीक है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है, ए वाला सही होगा। देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन में ए दिया होगा, ए दिया है, ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ये नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, जूते चाटना। ठीक है, तो जूते चाटना जो है इसका आपको बताना है, इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना और खुशामद करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जूते चाटना का मतलब क्या होता है, जूते को चमकाना, घूस देना, खुशामद करना होगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा। जूते चाटने मुहावरे का अर्थ जो है खुशामद करना होता है। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में कहा गया है कि जो है 6 और 7 वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यानी आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए, रिक्त स्थानों की जो आप पूर्ति करेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, माता जी को आशीर्वाद, शुभकांक्षा, प्रणाम, स्नेह, यानी यहाँ पे सी वाला सही होगा, माता जी को प्रणाम।
ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, माता जी को प्रणाम। ठीक है, रिक्त स्थान पर जो है प्रणाम का प्रयोग किया जाएगा, उचित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है क्या कहलाता है। तो ये हम लोग जो है कई बार पढ़ चुके हैं, आपको टेस्ट भी कराया गया हिंदी का, उसमें जो है भी ये क्वेश्चन बताया गया था आपको कि जिसके आने का दिन और समय निश्चित नहीं होता है उसे अतिथि कहते हैं। ठीक है, जिसकी कोई तिथि ना हो अतिथि कहलाता है। यानी यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा वो सी सही है। ठीक है, कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए सी वाला ऑप्शन सही है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे अतिथि कहलाता है। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची जो होगा पंकिल, नीरज, धीरज, निर्मल, पर्यायवाची बताना है, यानी सेम शब्द बताना है जिसका अर्थ सेम हो। यानी स्वच्छ मतलब साफ सुथरा होता है, निर्मल मतलब भी साफ सुथरा होता है, यानी डी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी होगा, निर्मल। ठीक है, स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में ऐसे कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले को गोले को पूरी तरह काला करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास है इसमें देखिए कहा गया है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि क्या होगा, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। ठीक है, तो लीची खरीदने हैं, लीची जो है ये खरीदनी है होना चाहिए, खरीदने हैं नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीची स्त्रीवाचक शब्द है, इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 9 में सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, सी वाला ऑप्शन ही होगा। ठीक है, क्योंकि लीची जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है और उसमें खरीदने नहीं होगा, खरीदनी होगा। ठीक है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, ये होना चाहिए था, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे व्याख्या में दिया गया है कि लीची स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, अतः खरीदने के स्थान पर खरीदनी होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से पहले ही आपको हमने बता दिया। आगे देखिए अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर जो है अपने अपने किताबें नहीं होना चाहिए, क्योंकि किताबें जो हैं ये भी स्त्रीलिंग है, इसलिए जो है यहाँ पर भी जो है अपनी अपनी किताबें होगा। ठीक है, अपने अपने गलत है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, ए में होना चाहिए अपनी अपनी किताबें। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला होगा। देखिए किताब स्त्रीलिंग है, अतः अपने अपने के स्थान पर अपनी अपनी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 से 12 में क्या कहा गया है। कहा गया है कि 11 और 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है प्रमत्त स्वेच्छाचारी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो प्रमत्त का मतलब स्वेच्छाचारी होता है, और इसका जो होगा आंसर वो उन्मत्त। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, उन्मत्त। उन्मत्त होगा। देखिए क्या होगा, उन्मत्त का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। ठीक है, होता है, और इसका अर्थ जो है उन्मत्त भी होता है, यानी प्रमत्त का अर्थ स्वेच्छाचारी और इसका अर्थ जो है उन्मत्त भी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ये क्वेश्चन हमको भी नहीं पता है, इसलिए हमको आंसर देखना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए अगला कहा गया है कनक। तो कनक कनक के सौगनी आपने जो है कहावत सुनी होगी। तो कनक का अर्थ इसमें धतूरा दिया गया है, और कनक का अर्थ आपको भी पता है, ये हमेशा परीक्षा में आता रहता है। तो अब क्या होगा, सोना होगा। ठीक है, कनक का दूसरा अर्थ क्या होगा, सोना। कनक का धतूरा भी होता है, सोना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, कनक का अर्थ धतूरा और इसका अर्थ सोना भी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि रीति अनुसार शब्द का, रीति अनुसार जो है रीति अनुसार होना चाहिए, तो रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा होना चाहिए रीति अनुसार। ठीक है, रीति अनुसार होना चाहिए, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है, रीति अनुसार। ठीक है,
देखिए रीत जो लिखा जाता है इसको सही से देखिए, रौ में बड़ी है तो में छोटी है, और उसके बाद जो है अनुसार जुड़ा गया है रीत के अनुसार, ठीक है। तो जब कभी अक्षर आधे हो जाते हैं तो तुरंत हम लोग पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यण संधि है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14-15 में लिखा है कि वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का जब आप चयन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 वाक्य क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह गलत है, वह एक विद्वान महिला थी। तो देखिए जो महिला में यानी स्त्री में जो है जो विद्वान होता है उसको विदुषी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखिए वह एक विदुषी महिला थी, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। देखिए बी होगा इसका आंसर, ठीक है, बी होगा, वह एक विदुषी महिला थी, ठीक है। अब जो है 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताया गया आपको कि विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, ठीक है, तथा एक महिला के साथ विद्वान का प्रयोग ना होकर विदुषी का प्रयोग होगा, अतः जो है विकल्प आपका बी वाला सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी 4 सेंटेंस हैं आपके पास, जो है इसमें बताना है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, प्रमाण सहित, ठीक है, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित, तो सप्रमाण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है ए वाला, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ठीक है। तो क्या है डिस्क्रिप्शन में, प्रस्तुत वाक्य में जो है स्वप्रमाण के साथ नहीं हो सकता, प्रमाण के सहित ही ठीक नहीं है। इस प्रकार जो है स्वप्रमाण उपयुक्त होने पर सहित शब्द नहीं प्रयुक्त होगा, अतः जो है आपका क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16-17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है आपको, ठीक है, एक शब्द चुनना है आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी की सहायता से करने वाला, ठीक है। तो किसी की सहायता से करने वाला, इसके लिए जो है आपको एक शब्द बताना है। तो किसी की सहायता से करने वाला, इसका जो है क्या होगा, सहृदय, सहचर, सहृदय होना चाहिए। किसी की सहायता से करने वाला, इसके लिए सहायक होगा, ठीक है, सॉरी, इसके लिए सहायक होगा, किसी की सहायता करने वाला सहायक होगा। देखिए हमने पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी थी, इसलिए आंसर बताने में कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहा जाता है। अगला देखिए, किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है, जो हृदयवान हो वह सहृदय कहलाता है, ठीक है। जो हृदयवान हो उसको सहृदय कहा जाता है, तथा साथ चलने वाले को सहचर कहलाता है, साथ साथ कार्य करना जो है सहकार कहलाता है, ठीक है। चारों ऑप्शन के बारे में हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है भला चाहने वाला, ठीक है। तो भला चाहने वाले को क्या कहा जाता है, हितैषी, जो भला चाहता है उसको हितैषी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा वो सी वाला होगा, ठीक है, हितैषी। आगे देखिए, भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है, और बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वह निस्वार्थ कहा जाता है, और जो पवित्र आत्मा वाला होता है उसे पूर्ण आत्मा कहा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें कहा गया है, देखिए आँखिया हरि दर्शन की भूखी, ठीक है, मतलब भगवान के दर्शन के लिए आंखें जो हैं भूखी हैं, तरस रही हैं। कैसे रहें रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो भगवान के लिए तरस रहे हैं आँख देखने के लिए, तो यहाँ पे जो है वियोग श्रृंगार होना चाहिए, ठीक है। वियोग में जो है क्या हो रहा है, दर्शन के लिए जो है तरस रहे हैं, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रस्तुत पंक्ति जो दी गई थी आपको वियोग श्रृंगार रस का अवबोधन है, सूरदास के गृहीत यह पद्यांश है जिसमें गोपियों का विरह वर्णन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग, तो ये आप अभी थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन के माध्यम से आपने देखा था, विद्वान का स्त्रीलिंग जो होता है वो विदुषी होता है, इसलिए ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 19 का आंसर कौन सा होगा, ए, विदुषी, ठीक है, ये हो गया ए। अब अगला देखिए,
19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए प्रांगण, उद्वेग, आश्रम, प्यास, यहाँ पे जो है तद्भव बताना है। यहाँ प्यास जो होगा ये तद्भव होगा, ठीक है। बाकी तीनों अक्षर जो होंगे वो तीनों शब्द जो होंगे वो क्या होंगे, तत्सम होंगे। तो हमको तद्भव बताना था, ए वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। ए वाला सही है। देखिए प्यास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो पिपासा होता है, ठीक है। शेष अन्य विकल्प जो है आपके तत्सम हैं। बाकी देखिए काली घटा का घमंड घटा, 2 बार घटा घटा शब्द है, तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो होता क्या है कि देखिए 2 बार घटा है, एक बार काली घटा है और दूसरी बार जो है घमंड घटा है। तो अलग अलग जो है जब 2 शब्द क्या हैं, एक ही शब्द 2 बार दिए गए हैं और उन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है जब अर्थ अलग अलग होते हैं। तो देखिए जब काव्य में एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ हो तथा दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर जो है यमक अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्ति में पद्यांश में जो है घटा शब्द 2 बार आया था तथा प्रथम घटा का जो अर्थ था उसका तात्पर्य बादल था और दूसरी घटा का अर्थ जो है कम हो जाना है, ठीक है। अतः यहाँ पर यमक अलंकार आपका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चाकू शब्द का जो बहुवचन होगा, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन और वही होता है, बदलता नहीं है। तो चाकू भी इसी में आता है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चाकू का डी सही होगा, ठीक है। 22 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। चाकू, चाकू का चाकू ही रहेगा बहुवचन में भी, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो शब्द जिनका अंत जो है अकारांत, इकारांत, उकारांत, पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन समान होता है। जैसे बालक का बालक ही होगा, आदमी का आदमी ही होगा, कवि का कवि ही होगा, साधु का साधु ही होगा, चाकू का चाकू ही होगा तथा मोती का मोती ही होगा। अतः चाकू बहुवचन है और चाकू ही बहुवचन इसका भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी, तो देखिए त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, त्रिवेणी 3 है, यानी सी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि जिसमें संख्या दर्शा दिया जाता है उसमें क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे त्रिवेणी दिखाया गया है यानी 3, तो इसलिए जो है यहाँ पे द्विगु समास है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है, और जो है जो शब्द दिए गए थे उसमें त्रिवेणी प्रथम पद त्रिसंख्यावाची है, अतः जो है इसमें द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है, तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है निकृष्ट होना चाहिए, निकृष्ट ही होगा, ठीक है। जैसे क्या है ना कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें जो है जैसे सलजम वाला स, षटकोण वाला स, री, श्री, ये सब जो आधे अक्षर और जो है टेढ़े अक्षर आते हैं, संयुक्त अक्षर आते हैं, तो लगभग जो है ऐसे शब्दों को हम पकड़ लेते हैं कि जो है ये तत्सम है, ठीक है। क्योंकि इन शब्दों का उपयोग अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले इन शब्दों का उपयोग होता था संस्कृत में ज़्यादा, इसीलिए जो है और जो है जो शब्द संस्कृत से सीधे चले जाते हैं उनको ही तत्सम कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा आपका, ठीक है। 24 का ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी का, इसके बाद मैथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है बाकी के शब्द आपके देखिए, जैसे लिखा हुआ है निकृष्ट शब्द तत्सम है, तीखा शब्द का तत्सम तीक्ष्ण होता है, ठीक है। अटारी का तत्सम जो है अटालिका तथा गहरा का तत्सम जो है गंभीर होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है हिंदी पार्ट का, फिर जो है मैथ पार्ट है। निम्नलिखित वाक्यों में से मोटे छपे शब्दों की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। नीचे जो शुद्ध वर्तनी के बारे में हमने पढ़ाया आपको, ठीक है, कई वीडियो हैं, तो वर्तनी वाले चैप्टर को पढ़िए। हर परीक्षाओं में जो है वर्तनी के 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। अत्यधिक शब्द आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो हमने बताया था कि अत्यधिक में जो है यहाँ पे अत्यधिक आपका सही होगा ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। क्योंकि छोटी की मात्रा तो होती है, या में आ का मात्रा नहीं होगा, अत्याधिक नहीं होगा, अत्यधिक होगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा आपका,
ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अत्याधिक अशुद्ध वर्तनीय, ठीक है, अत्यधिक होता है यानी आ का मात्रा नहीं होगा य में, बाकी सब सही है यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा आपका। तो इस तरीके से जो है आपका ये पार्ट जो है हिंदी का जो था 25 क्वेश्चन जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा में हुआ था वो समाप्त हुआ। अभी हमारा जो है